पेशेंट का दो तरह से इलाज होता है। एक इलाज है प्रोफेशनल और दूसरा इलाज है साइकोलॉजिकल। और कितना आप कंपैशनेट और एम्पैथी से उसको काम कर रहे हैं। पेशेंट केयर की बात कर रहे हैं तो पेशेंट सुप्रीम मानकर पेशेंट के हित की बात सोचकर उसके बारे में उसको बेस्ट दिया। आपका जो एबीसी फार्मूला है ये डॉक्टर्स के लिए बड़ा ही वैल्यूएबल होने वाला है कि एबीसी यानी अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। और डॉक्यूमेंटेशन भी है। क्या आप हॉस्पिटल ओनर हैं या अपना अस्पताल बनाने की सोच रहे हैं और आप परेशान हैं एनएबीएच से, आयुष्मान भारत के चैलेंजेस से, हॉस्पिटल ऑपरेशन से, ब्रेक इवन एंड बिजनेस स्ट्रेटजी से, तो यह पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके राय, फाउंडर ऑफ फ्यूचर रेडी हॉस्पिटल मूवमेंट, और जिसमें हम बात करते हैं आयुष्मान भारत चैलेंजेस इन न्यू एरा फॉर हॉस्पिटल ओनर्स की। और इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो न सिर्फ डॉक्टर, हॉस्पिटल ओनर, डॉक्टर लीडर एंड पब्लिक लीडर भी हैं। हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर अनिल गोयल सर की, जो अपने आप में उन्होंने न सिर्फ एक 100 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट किया बल्कि डीएमए के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, नॉर्थ जोन यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, और इसके साथ ही कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली में विधायक भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। और उसको शॉर्ट में मैं कहूँ तो एक सोशल वर्क के साथ साथ एक इंटरप्रेन्योरियल जर्नी एंड लीडरशिप, इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट किए हुए हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर अनिल गोयल सर का। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम कुछ बढ़े उससे पहले इस बात से ही शुरू करेंगे कि आप पहले डॉक्टर, फिर हॉस्पिटल इंटरप्रेन्योर, फिर डॉक्टर लीडर और फिर उसके बाद से पब्लिक लीडर। ये जो आपकी सक्सेस जर्नी है इसके बारे में एक बार डिटेल से बताएं, ताकि जो अपकमिंग डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल ओनर्स हैं जो आपको रोल मॉडल मानते हैं और जो आपके उस रास्ते पे जाना चाहते हैं, जो आपके रास्ते को फॉलो करके आपकी तरह से ही कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो इससे कुछ लेसन लर्न कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धनंजय राय जी। मैं ऐसा मानता हूं कि जो आपको अच्छा लगता है उसको आप अच्छी तरह से करें, उसको आप फोकस तरीके से करें, उसको आप पूरे दिल, पूरी मेहनत, पूरे के बगैर किसी डाइवर्जन के करें, तो मुझे लगता है कि सफलता की कोई सीमा नहीं होगी। मैं अगर ये बात करूं कि हमने अपना यूरोलॉजी प्रैक्टिस शुरू किया तो उसमें वक्त नहीं देखा जाता। उसमें अगर हमने पेशेंट केयर की बात कर रहे हैं तो पेशेंट सुप्रीम मानकर पेशेंट के हित की बात सोचकर उसके बारे में उसको बेस्ट दिया। अपना बेस्ट क्या होता है कि पेशेंट का दो तरह से इलाज होता है। एक इलाज है प्रोफेशनल और दूसरा इलाज है साइकोलॉजिकल। और कितना आप कंपैशनेट और एम्पैथी से उसको काम कर रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेडिकल फील्ड में सफलता के लिए क्या-क्या पैमाने हैं या क्या-क्या ज़रूरतें हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि जब उसको ज़रूरत है क्या आप अवेलेबल हो। इसको कहते हैं आपका व्यवहार मरीज़ के प्रति कैसा है? क्या मरीज़ को ये लगता है कि आप सहृदय हैं, कंपैशनेट हैं, उसके दुःख से, उसके दर्द से, उसकी पीड़ा से आप एम्पैथी रखते हैं? ये दूसरा पार्ट है। और तीसरा आता है कॉम्पिटेंस। तो आप जो काम कर रहे हो उसको कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। व्हाट इज कॉम्पिटेंट? कॉम्पिटेंट भी एक रिलेटिव टर्म है। कॉम्पिटेंस का मतलब है कि आप जिस फील्ड में हो, मान लो आप सर्जन हो, आप गायनिकोलॉजिस्ट हो, मैं जैसे यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो जो एक एवरेज यूरोलॉजिस्ट या एवरेज डॉक्टर उस स्थिति में करेगा, क्या आप वो इलाज कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं या आप किसी टीचिंग अस्पताल के टीचर की तरह काम करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप एक एवरेज डॉक्टर उस स्थिति में क्या इलाज करना चाहिए वो आपको आना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कॉम्पिटेंट डॉक्टर। और इसके बाद कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन, जैसे कि आपको जो मेडिकल साइंस है वैसे ही बहुत तेजी से बढ़ रही है। आजकल तो अब एआई का जमाना है, रोबोटिक्स का जमाना है, जीनोमिक्स का जमाना है।
तो आपको अपने फील्ड में, मेडिकल फील्ड में कांस्टेंट अपग्रेडेशन करना होगा। तो आप अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन से भी जुड़े रहें, आप अपने कलीग से भी जुड़े रहें और जो भी अपडेशन है उसको एक रीजनेबल आप उसको करते रहें। फिर जो आपके पेशेंट्स हैं उनको क्या बेहतर मिल सकता है उस अपडेशन के माध्यम से वो आप करें। मान लीजिए मैं ट्रांसप्लांट नहीं करता, जरूरी नहीं मैं ट्रांसप्लांट के बारे में अपडेट हूँ, लेकिन मेरे को उसका बेसिक नॉलेज और ट्रांसप्लांट के लिए कोई पेशेंट आता है वो मेरे को जानना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए मैं स्टोर मैनेजमेंट करता हूँ, प्रोस्टेट मैनेजमेंट करता हूँ या इनफर्टिलिटी और उसकी बात करता हूँ, तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। वो अपडेटेड होना चाहिए। 2026 चल रहा है तो 2026 तक ये मेरे से एक्सपेक्ट किया जाएगा। और खास तौर से कोई स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है तो उनसे तो जरूरी बात। ये पहले सवाल का, प्रोफेशनल सवाल का एक थोड़े शॉर्ट में मैंने आंसर दिया। और ईमानदार मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप सोचो कोई शॉर्टकट हो, तो कोई शॉर्टकट कुछ नहीं है, शॉर्टकट है नहीं जीवन में। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। देयर में बी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, देयर में बी पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस, टेंशन हो सकता है, मरीज आपका ठीक नहीं हो रहा है, ये सब होगा। लेकिन उससे विचलित भी नहीं होना है, तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ना। ये भी एक बात है कि समस्याओं से नहीं घबराना। एक तो अपना काम ठीक कर रहा हूँ, अगर आपका हृदय में कह रहे हो मैं अपना काम ठीक करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, फिर समस्याएं जीवन में आएंगी, उससे भी नहीं घबराना। ये दूसरा पार्ट है। अभी आपने पूछा ये तो डॉक्टर की तरह हो गया, फिर इसको अस्पताल चलाना है तो इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में हो गया। जहां तक पब्लिक लीडर का या पब्लिक की बात है, तो मैं तो ये कहता हूं कि पब्लिक की समस्याएं भी बीमारियां ही हैं, उनका इलाज करना है। मान लो अभी हम बात पे कि ऑपरेशन के लिए मर जाए, उसका क्या डायग्नोसिस होगी, कैसे इलाज होगा, ये हमारे मन में आता है विचार। ऐसे ही जब मैं पब्लिक लीडर हूँ, अपनी विधानसभा का सदस्य हूँ कृष्णा नगर का, तो वहां जो भी लोग आते हैं वो कष्ट में आ रहे हैं। वो कष्ट उसका सामाजिक है। कष्ट है कि भैया मेरी सड़क नहीं बन रही, मेरे बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा, मेरे को अस्पताल में एडमिशन नहीं मिल रहा, मेरे पानी अच्छा नहीं आ रहा। तो ये भी एक बीमारी हुई ना, ये उनकी समस्या हुई, कष्ट हुआ ये। उस कष्ट को दूर करना जिसने सीख लिया वो पब्लिक लीडर हो गया। तो मुझे लगता है डॉक्टरी है ये भी, ये बड़े स्केल पर है, बस इतना है, बड़े प्लेटफॉर्म पर है, ये इतना है। तो अपने मन में आया कि या डेस्टिनी भी होगी शायद ऐसी कि आपने डॉक्टरी किया, एसोसिएशन में भी रहे, प्रोफेशनल एसोसिएशन में भी रहे, आप संगठन में भी रहे, पार्टी से भी जुड़े रहे, लेकिन अब जनता के लिए कुछ करना, इसी उद्देश्य से, इसी दे के ध्येय को रखकर ये हम लोग समाज सेवा में लगे। डॉक्टरी अभी भी चलती और समाज सेवा भी चलती, जितना भी हम लोग कर सकते तो बिल्कुल आपने सही कहा। यूजुअली हम आपको पिछले 17 सालों से देख रहे हैं और आपका जो एबीसी फार्मूला है ये डॉक्टर्स के लिए बड़ा ही वैल्यूएबल होने वाला है कि एबीसी यानी अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस एंड कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। ये एबीसी फार्मूला हर डॉक्टर को अपनाना ही पड़ेगा। देखिए हैं। और डॉक्यूमेंटेशन भी है, अभी मैं डी रह गया, जी ABCD डॉक्यूमेंटेशन। अब आप तो NABH का काम देखते हैं, तो अब आज की डेट में डॉक्यूमेंटेशन और एक कम्युनिकेशन, दो पार्ट भी साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट है। You have to have proper communication with not only with patient but attendants also, and communication and documentation। जितना आप डॉक्यूमेंट करेंगे उतना ही जीवन में सफल रहेंगे, उतना ही लिटिगेशन से, समस्याओं से निजात पाएंगे, कम होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर आपको लीगली सेफ रहना है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना होगा, कम्युनिकेशन बेहतर करनी होगी। यानी ABCD फार्मूला पूरा अवेलेबिलिटी, बिहेवियर, कॉम्पिटेंस, कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी ABCD फार्मूला अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो खुद भी सेफ रहेंगे और ग्रो भी करेंगे। तो अगर एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो उसके लिए ABCD फार्मूला आपका इम्प्लीमेंट करना होगा, पहली चीज। और दूसरा जो आपने बताया कि 100%
हमने तो प्रैक्टिकली देखा भी है कि आप छोटा सा छोटा भी काम होता है उसमें भी आप इस सिंसियरिटी से लग जाते हैं, उसमें इतना 100% देते हैं। और यही हमको लगता है कि आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज भी है, और हर आदमी के सक्सेस का राज भी यही हो सकता है कि जो भी करें उसको 100% अपना उसमें झोंक दें, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे छोटे कामों से करके आप बड़ा काम करते हो। तो किसी को कहो ये मेरे काम नहीं है, मेरे ये नहीं है, तो मुझे नहीं लगता। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर सर्जन का पेशेंट ओटी में आ गया बगैर पार्टिसिपेशन के, तो अगर उसको जरूरत हो तो वो सर्जन को खुद करने का। इसमें छोटा बड़ा नहीं है कि वही आएगा यही आएगा वही करेगा। नहीं, इट्स ऑल टीम वर्क। एक चीज और भी मैं जोड़ देता हूँ, यू हैव टू हैव ए प्रॉपर गुड टीम जो आपके साथ टीम की तरह चले, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। इसी प्रकार से इस टीम का पार्ट है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो। दिस इज ऑल टीम वर्क ऑल्सो। और यही राजनीति में भी है। टीम आपकी क्या है? बिल्कुल किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो एक अच्छी टीम भी बनाना होगा। बिल्कुल। हाँ, यही तो लीडर की पहचान होती है कि लीडर जो है सबको लीड तभी कर पाता है, अपनी पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करके, इंटीग्रेट करके। चाहे वो पब्लिक को लीड करना हो या फिर हॉस्पिटल को लीड करना हो, तो लीडर तभी बन पाएगा जब पूरी कंप्लीट टीम को इंटीग्रेटेड वे में एक डायरेक्शन दे सके। तो जैसे कि आप पहले डॉक्टर बने, तो ऐसा क्या चीज था जो आपको मोटिवेट किया हॉस्पिटल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या अपना अस्पताल खोलने के लिए? मुझे लगता है कि ये भी बहुत इंडिविजुअल चॉइसेस है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक मैं बड़े अस्पताल में, शुरू में मैंने 5-6 साल क्या फ्रीलांसिंग किया। बहुत सारे अस्पतालों से जुड़ा, 150-200 किलोमीटर चलता था। नरेंद्र मोहन अस्पताल में था, कैलाश में, नोएडा में था, ऐसे मूलचंद में था, ऐसे अपने क्षेत्र के ईस्ट दिल्ली के अस्पतालों में था। तो मुझे क्या लगा, खास तौर से मैक्स में कुछ बार मुझे जाना पड़ा, शुरू में जब होना था। तो एक केस करने के लिए वहां को 3 घंटे लग जाए, तो वहां पर आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। तो हमको लगा कि चाहे छोटा 15 बेड के नर्सिंग होम से शुरू किया, कि चाहे छोटा हो लेकिन आपका वक्त का सही इस्तेमाल हो। उसको दूसरी तरह से ऐसे ले सकते हैं कि हमने 15 बेड के में भी अपना मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रखे। तो लोगों ने कहा यार ये नया लड़का है क्या है। तो शुरुआत की बात मैं बताता हूँ, लेट 90s की, 97 में हमने शुरू किया अपना। तो यहाँ जो पुराने नर्सिंग होम्स थे और लोग थे, उन लोगों ने कहा यार ये क्या है, 15 बेड में क्या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी रखा है। तो मैंने उनको कहा कि ये आप जो कह रहे हो वो मेरी सोच से अभिन्न है। अगर मैं एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रखता हूँ, से मैं एक्स अमाउंट देता हूँ 8 घंटे के, वो मेरे 8 घंटे शायद वो 10x हो एज ए प्रोफेशनल यूरोलॉजिस्ट। दैट इज नंबर 1। फिर मैं अपने फील्ड की जगह दूसरे फील्ड का काम करूंगा, मैं अब मैनेजमेंट के काम करने लगूंगा। तो मैंने जो अपने 17 साल 15 साल यूरोलॉजी सीखने में लगाए, तो मैं मैनेजमेंट में करूंगा तो वो मेरे जो ट्रेनिंग है उसको किस काम आएगी, वो वेस्ट होगी। तो इसलिए 2 पार्ट इसमें मैंने बताया कि आप जो कर रहे हो उसमें ये भी आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या चाहते हो। अस्पताल इसलिए बनाया कि मुझे लगा कि समय बचेगा और उस समय में मैं ज्यादा पेशेंट देख सकते हैं, ज्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं, ज्यादा मरीजों को फायदा पहुंचा सकते हैं। उससे ये वजह थी। और शायद एक और कारण ये भी था कि वो भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट कारण है, यू आर किंग ऑफ योर ओन सेंटर। अभी कहीं दूसरी जगह अगर जाओगे आप, तो आप यू आर स्टिल वन ऑफ द एम्प्लॉय, या यू आर से वन ऑफ द सबऑर्डिनेट आई वुड से। तो वो भी शायद मेरी मानसिकता से मैच नहीं करता। हाँ, कि बी योर ओन बॉस। आई वांट टू बी माय ओन बॉस। ओके। हाँ, तो ये भी आपको मोटिवेट किया कि अपना बॉस बनना पसंद करते थे, बजाय इसके कि किसी और के मतलब इशारे पे काम करना। हाँ, और टाइम भी बचाने के लिए, जो मेरा टाइम है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मेरे प्रोफेशन और प्रोफेशनल काम के लिए मिले, मरीजों को मिले। ना कि मैं वेट करूं एक केस करने के लिए 3 घंटे, उस दौरान मैं 3 केस कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो आपके टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो और अपने बॉस बन करके अपना हॉस्पिटल
चलाने के लिए ये आपको मोटिवेट किया कि अपना अस्पताल शुरू करना। ओके, तो हॉस्पिटल शुरू करने में डिफरेंट चैलेंजेज आते हैं, बहुत सारे चैलेंजेज फेस करने होते हैं। तो आपने जो अपना 100 बेडेड हॉस्पिटल तक पहुंचने में ऐसे कौन-कौन से मेजर चैलेंजेज है जो आपने फेस किए? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो नॉन प्रोफेशनल, जैसे कि अपने तो डॉक्टरी करते हैं, तो हमको मुझे लगता है समाज के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। हम्म, क्योंकि अगर जो बच्चा 12वीं क्लास के बाद मतलब 18-19 साल की एज में मेडिकल कॉलेज चला जाता है और उसके बाद मान लीजिए ये इस पर स्पेशलाइज़ेशन करके करीब एवरेज 15 साल लगा लीजिए। हम्म, 15 साल बाद जब बाहर निकलता है तो समाज ही बदला हुआ होता है और फिर वो समाज के बीच में जब आता है तो सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। हम्म, वो सामाजिक समस्याएँ जैसे छोटे अस्पताल का मुझे आज भी याद है कि हम लोग बना रहे थे, तो हमारे जो एक नेबर थे उनको कुछ-कुछ समस्याएँ थी, तो वो चैलेंजेज़ हम लोगों को देख झेलने पड़े। फिर उसके बाद थोड़ा और उसको बड़ा बनाने लगे, तो और भी जो सामाजिक समस्याएँ कुछ समाज के लोगों को कुछ मैं कहूँगा वेस्टेड इंटरेस्ट से आती हैं, तो आपको आपका पैर खींचना चाहते हैं नीचे। और वह एडमिनिस्ट्रेटिव भी आती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ की भी समस्याएँ आती हैं। पेशेंट अगर कई बार जो मिसहैप हो जाए या पेशेंट को वो आपका रिज़ल्ट नहीं निकले, वो समस्याएँ आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएँ आती हैं जो कि नॉर्मली आपको अगर किसी अस्पताल में काम कर रहे हो, अंडर कवर काम कर रहे हो, तो वो समस्याएँ नहीं आती। तो उन समस्याओं पर जब आपको पता होना चाहिए कि जब आप अस्पताल बनाओगे तो आपको ये समस्याएँ एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएँगी, पुलिस से भी आ सकती हैं, गवर्नमेंट से भी आ सकती हैं और आस-पास के लोगों से भी आ सकती हैं। तो इसमें सब में तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। आपको आस-पास के लोगों से, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी से ये अस्पताल चलाना है तो तालमेल बनाना पड़ता है। ये तो हो गई नॉन प्रोफेशनल चीज़ है ना? और प्रोफेशनल चीज़ों में ये है कि आपको प्रोफेशनली ग्रोथ भी करनी है, तो आपको किस तरह के ऑपरेशन करने हैं, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको अपग्रेड भी करना है। जो आप आज सर्जरी जानते हो, कल वो सर्जरी उसका ऑब्सोलीट हो जाए या उसमें और एडवांसमेंट आ जाए, वो भी करना है। लाइक आप सोचो कि जब एंजियोलॉजी आई तब पीसीएनएल ये आता था, फिर उसके बाद लेज़र आया है। तो ये सब आपको कंटीन्यूअस अपग्रेडेशन आपका स्किल अपडेशन भी करते रहना पड़ता है, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे। ऐसे बहुत सारे हमने नर्सिंग होम्स देखे हैं, जहाँ आपने स्किल अपडेशन नहीं किया या इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेशन नहीं किया, तो अस्पताल फिर तो पीछे चलेगा। तो ये कांस्टेंट ये भी करते रहना पड़ता है, उसमें भी फंड लगता है, उसमें भी फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आ सकते हैं। लेकिन जब आप उसको शुरू किया है तो क्या डरना फिर? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए मेरा मतलब ये है। बिल्कुल। और जो आपदा है, उसमें अवसर की भी तलाश करनी चाहिए। अपने आप को विचलित कि आप नहीं होना चाहिए, कूल रहने का है। हालाँकि कहना आसान है, लेकिन अल्टीमेटली तो ये करना पड़ेगा। ये कहना आसान है, लेकिन कई बार करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आपको चैलेंजेस तो आएँगे, उन चैलेंजेस को आपको पार करना होगा और जो पत्थर है उनको इकट्ठा करके उसी से अपनी मंजिल बनानी होगी। तभी आप सक्सेसफुल हो पाएँगे। अब इसमें आपका जो कौन-सा एक मोटिवेटिंग फैक्टर है या ये कौन-सा डिसीज़न है जो आपके सक्सेस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग रोल रहा? जो आपने डिसाइड किया और जिसने आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया? नहीं, मुझे लगता है किसी एक की बात तो क्या करें, मतलब आपको किस चीज़ से अच्छा लगता है, मैं तो यही बोलूँ ना, हमको ये अच्छा लगता है कि 2 कदम 4 कदम रोज़ाना बढ़े, तो कोई ये नहीं कह दे सकता कि लोग कहते हैं अभी बहुत हो गया, ये बहुत तो हुआ ही नहीं। तो हमेशा बी ए स्टूडेंट, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आप हमेशा स्टूडेंट रहिए तो हमेशा आप बढ़ते रहेंगे। हमेशा आप ये सोचें मेरे को सब आ गया, मैं तो फिर नहीं बढ़ सकते, तो मैं सफलता के लिए हमेशा आप स्टूडेंट बने रहिए, सफल रहेंगे। बिल्कुल। तो अब ऐसे में सफल होने के लिए कुछ की लीडरशिप लेसन्स होते हैं। जो तो वो कौन से की लीडरशिप लेसन्स हैं जो आप देना चाहेंगे कि एक डॉक्टर को, हॉस्पिटल एंटरप्रेन्योर को कि जिससे कि वो सफल हो सकें? ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, फ़ोकस तरीके से आप अपना काम करते जाइए। निश्चित रूप से अगर डॉक्टर हैं, आपको कंपैशनेट होना चाहिए, एम्पैथेटिक होनी चाहिए आपके अंदर। आपको अपडेशन करते रहना चाहिए और
एक कम्युनिकेशन आपका बेहतर होना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से सफल रहेंगे, ये एक डॉक्टर की तरह। और यही आप समाज में भी आप एक सेवा का भाव, मैं तो कहते हैं डॉक्टर अगर बने हो, तो आप कोई बहुत सोचो बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा, ऐसा नहीं, मैं ऐसा मानता, ऐसा है ही नहीं। तो आपको सेवा के भाव से करें। और मुझे लगता है सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन डॉक्टर का होता है कि जब वो डॉक्टर पेशेंट जो बहुत सीरियस होता है ठीक होकर जाता है, और उसकी जो कृतज्ञता के भाव उसके पेशेंट के और अटेंडेंट के होते हैं, मेरे ख्याल है वही एक रिवार्ड है। बाकी सब तो जीवन चलाने का साधन है। बिल्कुल। तो जैसे लगातार ये हेल्थ केयर इवॉल्व होता रहता है, तो पिछले 10 सालों में हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट कितना बदल गया है? क्योंकि आप तो 97 से नहीं हेल्थ नहीं, अब केयर तो सारा मैनेजमेंट। बहुत, अभी देखो क्या एआई का जमाना आ गया, रोबोटिक्स का जमाना आ गया। अभी आप एआई के भी कुछ बना रहे हो प्रोटोटाइप्स, रोबोटिक सर्जरी बहुत ज्यादा आ गई। और ये तो हो गया प्रोफेशनल वाला। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मुझे लगता है कि अब तो सारा, जितने कॉर्पोरेट आप देखो, वो डॉक्टर रन नहीं है, वो सब एमबीए रन है। तो प्रोफेशनली मैनेज है जितने अस्पताल, वो भी एक फैक्टर आ गया है। और डॉक्टर एंड नर्सिंग होम अस्पताल बहुत कम है, या नए नहीं बन रहे, आप ये देखो बहुत कम बन रहे हैं। तो वो प्रोफेशनली मैनेज भी आ गए हैं, मैनेजमेंट वाले एमबीए उनको मैनेज करते हैं, डॉक्टर अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। तो चेंज तो बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन हो गया। और धीरे धीरे अब ये पेस भी बदल तेज हो गया है, खास तौर से एआई और रोबोटिक्स के जमाने में ये और पेस हो गया है। और या आप खुद सीखें या नई टीम आपको डेवलप करनी पड़ेगी जो कि अपडेटेड है। युवा लोगों को जोड़ना पड़ेगा अपने अस्पतालों में, तो भी आप आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। अब एट प्रेजेंट अब आयुष्मान भारत हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे में हॉस्पिटल ओनर्स के सामने डिफरेंट चैलेंजेस भी आ रहे हैं। हॉस्पिटल ओनर्स आयुष्मान भारत से रिलेटेड क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? आयुष्मान भारत में देखो, मेरे को लगता है रेट्स ठीक है, पहली बात। और केंद्र सरकार की ये बहुत ही ऐसी स्कीम है जिससे कि लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। मुझे लगता है अगर आप इसमें भी वही है, अगर आप ईमानदारी से जो उनके प्रोटोकॉल्स इनको फॉलो करते हैं, मान लो फोटो अपलोड करना है, ऑपरेशन का टाइम अपलोड करना है, इन्वेस्टिगेशन अपलोड करना है, उसका फॉलो करते रहे कि उसका अभी आया है कि नहीं आया, अप्रूवल आया है कि नहीं, नहीं आया क्या क्वेरी है, साथ साथ जवाब देते रहे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तभी आती है कि जब आप प्रोटोकॉल्स को या तो समझ नहीं पा रहे या तो फॉलो नहीं कर पा रहे, वर्बेटिम फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पिछड़ जाएंगे, ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। और बेईमानी कुछ नहीं करनी। आयुष्मान में तो बेईमानी जो भी करेंगे तो मुझे लगता है आज नहीं तो कल जरूर फंसेंगे। आप बेईमानी नहीं करें, उनके प्रोटोकॉल से पालन करें, और वो जो प्रोटोकॉल्स है उसको टाइमली आप अपलोड करें, सारा कुछ तो यही है ना। ये मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रेट्स भी अब तो सरकार ने अच्छे कर दिए, खास तौर पर दिल्ली शहर में। बिल्कुल। तो अब ये है कि हॉस्टल ओनर्स बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। अब उसमें मेजर चैलेंजेस जो होते हैं कि उनके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, उनका पेमेंट टाइम से नहीं आता है, वो ब्रेक इवन के लिए भी कई बार स्ट्रगल करने लगते हैं। अब ऐसे में वो क्या करें? आयुष्मान भारत ने क्या हॉस्टल ओनर्स के लिए कई बार वो चैलेंजेज लाइबिलिटी की तरह बन जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या मानते हैं, आयुष्मान भारत हॉस्टल ओनर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या लाइबिलिटी? अपॉर्चुनिटी है अगर आप ठीक तरह से उसको कर रहे हैं तो। बिल्कुल। अगर हॉस्पिटल्स को फ्यूचर रेडी होना है, अगले 10 साल के लिए प्रिपेयर्ड होना है, तो उन्हें और क्या क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो भविष्य में एक सफल हॉस्पिटल के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें? मॉडर्न हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, मॉडर्न हॉस्पिटल केयर सिस्टम, अपडेटेड प्रोफेशनल एंड क्लिनिकल स्किल्स। अब आपने बताया कि मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम, तो प्रॉपर सिस्टम एक्सीलेंस और क्या क्या चीजें वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश करें, थोड़ा सा इसको डिटेल में जैसे बताइए। हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है, अब सारा कुछ आपका मुझे लगता है डिजिटल होना चाहिए। डिजिटाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। और डिजिटाइजेशन होगा तो अपने आप ही सारी चीज आप उसको देख सकते हैं और उसको अपग्रेड कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पेशेंट सेटिस्फेक्शन फीडबैक सिस्टम चाहिए। और आजकल क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा ध्यान है जनता का। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्न होना चाहिए। मान लो कमरे में अभी वो कहेगा मेरा फोन नहीं चल रहा, मेरे को वाईफाई चाहिए, और इसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं।
तो ये बहुत एक डिटेल्ड विषय है मेरा ख्याल है। मैं तो यही कहूँगा कि जब आपको वक़्त के हिसाब से चलना पड़ेगा। वक़्त क्या है वो सब आप अस्पताल जो चलाता है उसको मान लीजिए वक़्त क्या है, सारा डिजिटाइज़ करना है, स्किल को भी आपने पेस रखना है 2026 के हिसाब से है। ये सारी चीज़ें हैं मेरा ख्याल है वो है और इसमें ये भी मैं कहूँगा कि जैसे डॉक्टर अब मान लो आज मैं हूँ, तो मेरी अपनी 4 जूनियर्स की टीम है। तो ऐसे कांस्टेंट वो भी हमको सिखाते हैं, हम भी उनको सिखाते हैं। ये सब साथ टीम वर्क भी करते रहना चाहिए, युवा लोगों को जोड़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अब ऐसे में हॉस्पिटल रन करने में हॉस्पिटल ओनर्स बहुत कई सारी गलतियां करते हैं। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं और उनको कैसे वो अवॉइड करें? हॉस्पिटल ओनर्स गलती करते हैं मान लो, जैसे अभी आयुष्मान की बात कर रहा हूँ ये या बिलिंग प्रक्रिया ठीक नहीं है, पेशेंट का एमएलसी जो बनना चाहिए नहीं बना, ब्रॉड डेड आते हैं। मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से सारा कुछ करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि जो गलती करते हैं जो कानून के हिसाब से आजकल जैसे फायर का है उसको ठीक मतलब चाहिए। तो कानून के हिसाब से चलना चाहिए और प्रोफेशनली आप एथिकल होने चाहिए, ये होना चाहिए। अब आजकल जो हॉस्पिटल्स का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू डिपेंडेंट हो गया है या तो ओपीडी से, सर्जरी से या आयुष्मान भारत से, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम अभी जैसे एक दिल्ली का एक स्टडी आया है जिसमें हर 5वें आदमी को डायबिटीज है, ठीक है। अब डिजीज मैनेजमेंट जो है क्रॉनिक डिजीज की ओर ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है कि डायबिटीज, ओबेसिटी, पीसीओडी, फैटी लीवर, ये सब चैलेंजेस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि हॉस्पिटल्स में इन सब चीजों को कितना प्रमोट करने से? प्रिवेंटिव का अलग यूनिट होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रिवेंटिव मतलब डायबिटीज में लाइफस्टाइल डिजीज का अलग से होना चाहिए और उसके लिए कोई एआई सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसे भी हो तो और अच्छा। बिल्कुल। अब आजकल पेशेंट्स जो आता है, जैसे आपने डायबिटीज की बात की, डायबिटीज का पेशेंट एक बार आता है, डॉक्टर से दिखाया, उसके बाद से वो बाहर निकलता है तो फिर वो डाइटिशियन से जाकर के फिर डाइट प्लान लेता है, फिर जिम में जाकर के जिम का प्लान लेता है। मतलब उसे एक कंटिन्यूअस केयर की जरूरत है जिसकी उसे सर्च है, लेकिन वो उसे प्रॉपर नहीं मिल पाता है। और हॉस्पिटल को भी वन टाइम एक बार पेशेंट आया, फिर उसके बाद 3 महीने या 6 महीने में फिर आता है। और तो मैंने बोला प्रिवेंटिव के लिए अलग से एक यूनिट होकर ये सब होना चाहिए इसके अंडर वन रूफ बिल्कुल। हाँ, तो या ये एआई बेस्ड कुछ हो, ऐसा कुछ हो। हाँ, कि जैसे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हो जो प्रॉपरली पेशेंट को प्रोग्राम, एक क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट का प्रोग्राम हो, चाहे बिल्कुल बिल्कुल डायबिटीज, ओबेसिटी का, राइट। या फिर इवन एंटीनेटल केयर। आपके हॉस्पिटल में तो गायनी के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, डिलीवरी वाले पेशेंट्स होते हैं। गायनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि पेशेंट 6 महीने दिखाता है यहाँ है और डिलीवरी के टाइम पे दूसरे हॉस्पिटल चला जाता है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है, सारे सवालों का जवाब वो एक डॉक्टर से 5 मिनट या 10 मिनट की कंसल्टेशन में नहीं पूछ पाता है। और उसको पूरे 9 महीने प्रॉपर कंटिन्यूअस केयर की जरूरत होती है। उसको डाइट भी पूछना होता है, उसको एक्सरसाइज भी पूछना होता है, 10 तरह के सवाल होते हैं। तो अगर ऐसे में हॉस्पिटल्स एक प्रॉपर प्रोग्राम डेवलप करें जो न सिर्फ एपिसोडिक केयर पे हो बल्कि एक कंटिन्यूअस केयर, जैसे कि आपने बताया एआई बेस्ड हो, कि उसकी मॉनिटरिंग भी हो, उसके सवालों का भी जवाब दे और एक रेगुलर उसको एडवाइस मिलती रहे, तो वो कितना हेल्पफुल होगा हॉस्पिटल्स के लिए। बहुत अच्छा हो। हम्म, हम्म, मुझे लगता है यही आज का जरूरत है, मैं तो ये कहूँ। बिल्कुल। क्योंकि हॉस्पिटल्स जो अभी तक डिपेंडेंट हो गए हैं ओपीडी, सर्जरी, आयुष्मान भारत पे, शायद उनके लिए भी बेहतर ये होगा कि कोई नया चीज तो करना होगा, एक जो है इस्टेब्लिश नया होना। भी है और ये जरूरत भी है। बिल्कुल, नीड ऑफ द आवर है कि पेशेंट को भी इस चीज की जरूरत है, हॉस्पिटल को भी इस चीज की जरूरत है कि हॉस्पिटल को एक रेकरिंग रेवेन्यू मिल जाएगा, पेशेंट को जो चाहिए कि डाइट, एक्सरसाइज, एडवाइस टाइमली मिल जा रहा है, और पेशेंट हॉस्पिटल से जुड़ा रहेगा और पेशेंट की सारी नीड्स भी फुलफिल होती रहेगी और पेशेंट को। तो आपको क्या लगता है कि हर हॉस्पिटल में एक डायबिटीज या क्रॉनिक डिजीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए? प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव लाइफस्टाइल डिजीज मैनेजमेंट का होना चाहिए। बिल्कुल। एक डॉक्टर को हॉस्पिटल एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो अपना अस्पताल शुरू करना चाहता है, तो फ्रॉम प्लानिंग टू इनॉग्रेशन और ऑपरेशन तक? देखो अपनी टीम बनानी चाहिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की टीम, सिविल इश्यूज की टीम, गवर्नमेंट इश्यूज की टीम, टीम बनानी चाहिए और एक सही टीम मिल जाएगी तो वो कर सकता है। पहले तो उसको अपना इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसके पास फंड है कि नहीं है, उसको चलाने की उसकी इच्छा है कि नहीं है, फिर उसके बाद टीम सब मिल जाएगी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की टीम मिल जाएगी और साथ में और जो भी उसके लिए जरूरत है वो मिल जाएगी, तो मेरा ख्याल है वो हो जाएगी।
अब चूंकि आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, सरकार में पॉलिसी मेकिंग में भी इन्वॉल्व हैं, तो अगर आप दिल्ली के या इंडिया के अगर हेल्थ मिनिस्टर हों, तो फिर आप वो क्या चेंजेस करना चाहेंगे हेल्थ सेक्टर में? हेल्थ सेक्टर में मरीज को फ्री दवाइयाँ मिलनी चाहिए, मरीज को बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए, जो प्राइवेट अस्पताल जैसा इलाज सरकारी अस्पतालों में होना चाहिए। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर घर घर पहुंचनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारे स्टाफ है, इसको सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की भी बात है, उनके लिए भी हम ऑप्टिमम बेहतर वर्क एनवायरनमेंट दें। ये हम लोग देखना चाहिए, अपनी मैन पावर जो वहाँ काम करती है। और पेशेंट भी उसको जाकर ये नहीं लगे कि मैं किसी सरकारी अस्पताल में आया हूँ। सरकारी प्राइवेट का दूरी कम करना है, ये मेरा ख्याल है। और दूसरा, बेड्स की जितनी ज़रूरत है, तो अब रात में वेंटिलेटर बेड सरकारी अस्पतालों में मिल जाए, मगर किसी समस्या की इमरजेंसी केयर मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आप चूंकि एक डॉक्टर लीडर भी रहे हैं और अभी पब्लिक लीडर भी हैं, तो प्रॉब्लम अभी ये होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच एक ट्रस्ट गैप है। उस ट्रस्ट गैप को कैसे कम किया जाए? वही सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है। वो मैंने जैसे बोला, उसको डेवलप करना होगा। कम्युनिकेशन गैप है, उसको पूरा करना होगा। और फिर दूसरा, जो मेरे ख्याल है ओवरलोडेड है सरकारी अस्पताल, ये भी एक बड़ा विषय है ना। अभी एक ओपीडी में 200-200 मरीज आ रहे हैं 2 घंटे में, तो वो भी विषय है। तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगता है मैन पावर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, वो सब देखना पड़ेगा। अब चूंकि आयुष्मान भारत तो चल रहा है, लेकिन अगर इसका नेक्स्ट वर्जन लाना हो तो वो कैसा होना चाहिए? आयुष्मान भारत का नेक्स्ट वर्जन लेना होगा तो कुछ पैकेजेज में रेट्स का, वो स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सारे स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेटिव मीटिंग करके क्या क्या किसकी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली नया प्लान बन सकता है। बट आई थिंक इट शुड बी कंसंट्रेटेड। बिल्कुल। जैसा कि आपने अभी बताया कि एआई का रोल बढ़ाना चाहिए, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट का रोल बढ़ना चाहिए, क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट वर्जन ऑफ आयुष्मान भारत में क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट को भी कवर किया जाना चाहिए? एट प्रेजेंट जो है तो इनको सबसे पहले ओपीडी कवर होनी चाहिए, यस कि ओपीडी कवर होनी चाहिए या क्रॉनिक डिजीज पहले तो मैनेजमेंट? ओपीडी कवर हो जाए, बाकी तो बात की बात है। जी। ओपीडी करेगी तो सब हो जाएगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाती है, अब उसके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल? एसोसिएशन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, सारा नर्सिंग होम फोरम्स हैं। आई थिंक एसोसिएशन को काम करना चाहिए। अब 100 बेडेड हॉस्पिटल में उसको सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीजें हैं? डेली मॉनिटरिंग होनी चाहिए या मंथली मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए? नहीं, डेली तो पेशेंट केयर है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसका फीडबैक क्या है, उसी से आप पता कर रहे हैं कि भैया ठीक कर रहा है कि नहीं। और जो मैनेजमेंट का काम भी है, जो एक तो मैनेजमेंट है जो डे टू डे मैनेजमेंट देख रहा है, एक है पॉलिसी मेकिंग है। तो वीकली मीटिंग मुझे लगता है जरूर करना चाहिए, और भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट हेड्स के साथ मैनेजमेंट के बॉस को जरूर करना चाहिए। अब विजन जो है फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया क्या होगा? और फ्यूचर में मुझे लगता है एआई का ज्यादा यूज होगा, रोबोटिक्स का होगा, टेलीमेडिसिन का होगा, ये प्रिवेंटिव हेल्थ लाइफस्टाइल डिजीजेस के प्रिवेंशन का होगा। ये होगा फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर। जो बाकी अभी है, हो सकता है इन्फेक्शियस डिजीज थोड़ा कम हो जाए। दूसरा, अभी भी मैटरनल मोर्टेलिटी, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट बहुत है, उसको और नीचे लाना होगा। हिंदुस्तान में तो बहुत काम है हेल्थ केयर में। ओके। इन्फेक्शियस अगर डिजीज आपका मैसेज जो यंग डॉक्टर्स, हॉस्पिटल ओनर्स एंड अपकमिंग डॉक्टर्स तक पहुंचे, तो वो क्या मैसेज होगा? तो आप अगर इसमें आए हो मेडिकल प्रोफेशन में, तो ये मान के चलो कि आप सेवा के लिए आए हो, और आप के हाथ में एक मरीज अपना जीवन आपको सौंपता है एक विश्वास के साथ कि आप उसको ठीक कर दो। मुझे ये भी मालूम है कि ज्यादातर मेडिकल प्रोफेशनल्स इसी भावना के साथ अपना दिन रात लगा रहे हैं। तो बस मेरा तो यही कहना है कि आप सेवा की भावना के साथ कंपैशनेट तरीके से, एम्पैथी के साथ कम्युनिकेट करें मरीज को, ईमानदारी से अपना काम करते रहें, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मरीज का विश्वास जीतना सबसे बड़ी बात है। मरीज का विश्वास जीत लिया आपने, ये एक शुरुआत से अपने नेचर में शामिल कर लें, तो आगे आपको बढ़ने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपने बहुत कुछ बताया, इसके बाद एक रैपिड फायर राउंड पे आते हैं। एक क्वालिटी जो हर हॉस्पिटल ओनर में होना ही चाहिए। फोकस।
biggest challenge in healthcare today, finances, biggest opportunity in healthcare today, because it is expanding, the field is expanding. one Honesty, leadership principle you never compromise on, honesty, integrity, one habit that contributed most to your success, hard work, one message for India's future healthcare leaders. be compassionate, be empathetic, and please have the reasonable ABCD. cost for the poor patients. बिल्कुल सर, और एक मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा आपका ABCD फार्मूला. ABCD. However, you should be available when he or she needs you more, with the right behavior at the right time, communication, compassion, competence, and then of course document all the things. यस, तो आपने बहुत कम समय में इतना सारा अपना वैल्यूएबल लेसन उसको लोगों के साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना वैल्यूएबल बहुत टाइम निकाल करके आए उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर. आपके इस लेसन से हमें उम्मीद है कि न सिर्फ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल ओनर्स बल्कि इंडिया के पॉलिसी मेकर्स भी बहुत कुछ उन्हें इंसाइट मिलेगा और बहुत कुछ डायरेक्शन मिलेगा, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. Thank you.